सुरेंद्र, कुछ पॉइंट मेथड में कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, वो मैंने वीडियो देख ली, यही वाली देखी थी आज सुबह ही। देख ली, समझ में आ गया? हाँ। आ गया, ठीक है। तो पॉइंट मेथड को लेकर आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा लग सकता है? या तो वो फार्मूले को टिक कराएगा, फार्मूला याद कर लो भैया, ये फार्मूला मैंने करेक्शन कराई हुई है, कभी आप यही याद कर लो। अरे यश, याद आ रहा है करेक्शन? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट, ये करेक्शन कराई हुई है, वीडियो देखी है तो आपने। तो पहले तो फार्मूला याद कर लो, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। दूसरी बात, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या डिमांड कर बनाकर वो उसमें पॉइंट प्लॉट करेगा। ये मिड पॉइंट मान लो आप, इसको एग्जैक्ट मिड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ये मिड पॉइंट है तो वन। और मैंने इसके प्रूफ, यश याद है, इसके प्रूफ कराए थे वन क्यों होता है। लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट सेम वैल्यू है, हाँ कट भैया। जाएगा। और नीचे एक्स, एक्स इंटरसेप्ट को क्या बोलेंगे? अरे जीरो का दूसरा नाम बता दो, वो नाम कुछ और लिखेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक। इन इलास्टिक। परफेक्टली और इलास्टिक। इन्फिनिटी की जगह क्या लिखेगा, बोलो? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक। और वन और जीरो के बीच में कहीं पर पॉइंट लगा देगा, और नीचे ऑप्शन में बोलेगा कौन सा नाम क्या होना चाहिए। लेस देन लेस देन इनइलास्टिक। इलास्टिक। इन इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और ऊपर कोई पॉइंट होगा तो क्या टिक कराएगा? इलास्टिक या मोर देन इलास्टिक। या मोर देन इलास्टिक। सुरेंद्र, ये बात क्लियर है ना सारी? हाँ भैया। तो एक बार इसका पैराग्राफ बोल के टॉपिक आगे चलाता हूँ, रिवाइज कराया था मैंने। यहाँ पर मैं बस ये बात पिछली क्लास में किस लिए बोल रहा था, एक्चुअली में कुछ फार्मूले हैं वो आपके पास ना किताबों में नहीं है, कॉलेज में आएंगे आपको, जिनकी डेरिवेशंस भी है। तो उनकी डेरिवेशंस की चर्चा, फार्मूलों की चर्चा करे बगैर, क्योंकि है नहीं तो पेपर में अभी तो आएगा नहीं। तो मैंने ये समझाया था कि ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ये ए आर, मैंने इसे बोला ये डिमांड कर्व होता है। एक तो ये बात मैंने याद करा दी, पेपर वाला बनाएगा ए आर और आंसर टिक कराएगा डिमांड कर वाला। तो समझ जाना, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ए आर यानी प्राइस लाइन होती है, वही कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कर्व होती है। ये क्लियर हो गया सुरेंद्र? हाँ भैया। फिर ये याद कराने के बाद, जैसे भी पीछे आपने प्रोडक्शन के चैप्टर में टॉपिक करा, अब वो बात कर रहा है, डायग्राम बना रहा है कॉस्ट का, और आंसर पूछ रहा है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फेज का। तो आपको मालूम है कॉस्ट का घटना मतलब होता है प्रोडक्शन का बढ़ना, और प्रोडक्शन का बढ़ना तो कौन सा फेज, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे पाएंगे। वो इस तरह से इंटर रिलेट करेगा, तभी उसने दोनों को एक साथ एक ही चैप्टर में रखा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। अनुषा, बात समझ में आ रही है? यस। ऐसे ही वो डिमांड को लेकर एआर में, एआर को लेकर डिमांड की बात पूछेगा। तो मैंने एआर बनाने के बाद एमआर खींचा। तो मैंने एमआर कैसे खींचा, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये गैप, इस गैप का मैंने आधा लिया, आधा लिया है, एग्जैक्ट आधा, ये चेंज नहीं हो सकता। और फिर मैंने लाइन यहाँ खींच दी और एमआर नेगेटिव बना दिया। और मैंने यहाँ ये समझाने की कोशिश करी कि जब एमआर जीरो होता है उस वक्त एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो ए आर या डिमांड कर्व का पॉइंट है कौन सा होता है बच्चों, जल्दी बताओ क्या होता है। ये एमसीक्यू के लिए इतना याद रखना जरूरी है। अरे पॉइंट यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक। और इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ, यहाँ पर अगर मैं टी आर खींच दूं, तो टी आर क्या होगा, मैक्सिमम। टी आर क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैंने कुछ बातें याद कराई। जब एम आर जीरो है तो ए आर कर्व का मिड पॉइंट होगा, या डिमांड कर्व पे जो मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। और इस सिचुएशन में टीआर क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये बात मालूम है तो वो किसी भी तरीके से आपसे एमसीक्यू देगा और आप टिक कर लोगे। सुरेंद्र, ये बात क्लियर है? हाँ भैया। हाँ। सर कुंदन को हाँ, एडमिट। कुंदन को मैंने कर दिया था, वो दोबारा, अच्छा ठीक है बच्चे। ठीक है जी, टॉपिक आगे चलाते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का टॉपिक चल रहा था, जल्दी से। कुंदन क्लास में है? कुंदन, जितेश आप बोलो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक बार पैरा मैं ही बोल देता हूँ, सब रिवाइज कर लो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल यस फिनोमिना। सर, अभी हाँ, प्रोड्यूसर इक्विल लास्ट क्लास में जो करा था वहीं से टॉपिक शुरू कर रहे हैं कुंदन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। It leads to settlement of units produced by the producer which cannot argue to change। अब इसको समझाने के इस दुनिया में दो अप्रोचेज है, एक एमआरएमसी अप्रोच और दूसरा टीआरटीसी अप्रोच। शुरू करें कुंदन, क्लियर है, इतना याद हो गया? यस सर। तो भैया ये दोनों की चर्चा करनी थी, लास्ट क्लास में यहीं पर टॉपिक रुका था, एमआरएमसी अप्रोच की चर्चा करने जा रहे हैं। एमआरएमसी अप्रोच
अब जब भी हम कोई टॉपिक जिसमें रेवेन्यू और कॉस्ट एक साथ चलेगा, जिसमें भी चलेगा, मार्केट के हर टॉपिक में हम चलाएंगे कॉस्ट और रेवेन्यू के कंसेप्ट, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो। तो बच्चों यहाँ एक बात कॉमन है, कॉस्ट के कंसेप्ट यूनिवर्सल हैं। सुरेंद्र मेरी बात समझ में आ रही? यूनिवर्सल का मतलब हाँ जो शेप आपने पुराने चैप्टर में कॉस्ट में सीखी है वही रहेगी, बाजार कोई भी आ जाए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एसएससी, एवरेज कॉस्ट ऑलवेज यू शेप होता है, यू शेप होता है, बाजार के बदलने पर शेप बदलने वाली नहीं है। और जब क्वेश्चन चल रहा है तो मैं हाथ के हाथ पूछ लेता हूं, अनुषा एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द यू शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। अनुषा। In the initial stage, AC falls due to better utilization of variable factors. AC is minimum because optimum utilization of variable factors. AC starts rising due to overburden of variable factors. So average cost is always U shape based on three phases of law of variable proportion। ऐसा आपने याद कर रखा है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, कॉस्ट के कंसेप्ट यूनिवर्सल है, बाजार के बदलने पर नहीं बदलते। जबकि रेवेन्यू में तीन नाम आपने पढ़े हैं, टीआर, एआर, एमआर, पलटी मारते हैं बाजार के बदलने से। तो यहाँ डायग्राम की पोजीशन बदल रही है। एआर अब एमआर एमसी अप्रोच करने जा रहे हैं। एमसी तो यूनिवर्सल है, यू शेप है, सबको याद है, लेकिन एमआर बाजार के बदलने पर बदलेगा। बाजार अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हमने दो कंडीशन याद कर लिए हैं, एक प्राइस रिमेनिंग द सेम, दूसरा याद कर लिया है प्राइस कंटिन्यूसली फॉलिंग विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मैं पहले चर्चा करूंगा आप लोगों से, जब मैंने आपको कंडीशन बताई कि प्राइस रिमेनिंग द सेम एज सुन एज द आउटपुट इंक्रीजेस, इन दैट सिचुएशन पूरी क्लास क्वेश्चन है यश से, आप बताओ टीआर, एआर, एमआर कैसा होता है जल्दी से। प्राइस रिमेनिंग द सेम विद इंक्रीज, ये एमआर और एमआर इक्वल एआर होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और टीआर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओरिजिन से पास होता है। और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन को बच्चों लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा? इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यश याद कर लो, या तो वो बोलेगा टीआर स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब लैंग्वेज में क्या होता है? इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यानी पहली बार दो बढ़ा तो अगली बार दो, 2 4 6 8 10 12 या 10 20 30 40। यश समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। हाँ भैया। आपकी नॉलेज ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, वो लैंग्वेज को बदल देगा एमसीक्यू में। और दूसरी बात मैंने समझाई थी, टीआर, एआर, एमआर मार्केट के बदलने पर बदलता है। दूसरी ऑप्शन हमने लगाई, व्हेन प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इन दैट सिचुएशन। यश। AR and MR force, but MR is faster force than AR, और TR की भी वो जैसे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में होते वैसे होती है। कैप टाइप बोल दो ना, कैप टाइप होता है, कैप टाइप। कप कैप समझ में आता है ना? अरे कैप, कैप समझ में आता है? हाँ भैया। कैप टाइप, हाँ तो कैप टाइप बोल सकते हैं कि क्या होगा, टीआर कैप टाइप होगा, और एआर एमआर दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट एमआर इज ऑलवेज लेस देन एआर। तो ये बातें याद करने के बाद हम एमआर एमसी अप्रोच को खत्म करने जा रहे हैं। भैया कंडीशन और लैंग्वेज नहीं बदलती है, सिर्फ बदलता है तो डायग्राम में रेवेन्यू का शेप, रेवेन्यू का शेप। अगर यहाँ कंडीशन सामने देख लो, लिखा हुआ है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अभी मैं प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बोल रहा हूँ, बाद में मार्केट का टॉपिक चलेगा तो इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलने वाला हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपने याद कर लिया एम आर कैसा होगा, इक्वल टू ए आर पैरेलल टू एक्स एक्स, मैंने बना दिया। एमसी यूनिवर्सल है, यू शेप है। तो भैया कैसे डिसाइड होगा कि फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो? तो आपको यहाँ कंडीशन सामने लिखी हुई है, बात समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने सामने देख लें, अरे यश सामने रेड कलर वाली लाइन विजिबल है, देखने विजिबल है बच्चे? हाँ भैया। तो बच्चों मैं अज्यूम कर लेता हूँ 4 यूनिट आप बना रहे हो, तो 4th यूनिट की बात हो रही है। एमआर का मतलब उसको बनाने के बाद बेचने पे कितने पैसे मिले, सिर्फ 4th यूनिट। और उसको बनाने में कितने पैसे लगे, एमसी। सिर्फ 4th की बात हो रही है, ना पिछले ना अगले। तो 4th यूनिट जो आपने बनाया है वो मान लेते हैं यहाँ पर 6 रुपए का बना, 10 का बिका, 4 रुपए का अब नॉर्मल प्रॉफिट है। सुरेंद्र समझ में आ रहा है? 6 वाली चीज 6 में भी बिक जाती तो भी नॉर्मल प्रॉफिट मिलता। अरे नॉर्मल प्रॉफिट मिलता, यहाँ 4 रुपए फालतू मिल रहे हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये अब नॉर्मल प्रॉफिट जीने नहीं देगा और अगला फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा प्रोड्यूसर को। अगला यूनिट बनाया, 5वां यूनिट, कॉस्ट कम हो गई,
मार्जिनल कॉस्ट, 5वें यूनिट की कॉस्ट 6 की जगह 5 हो गई, बेचने का काम वही है, अरे लिखा हुआ है प्राइस रिमेनिंग द सेम, और जब AR सेम होता है तो MR भी वही होता है। तो भैया यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट और बढ़ गया। और आगे चलो, आगे गए तो बिक रहा है 10 का, लेकिन कॉस्ट 5 की जगह 7 रुपये हो गई, अभी भी अब नॉर्मल प्रॉफिट है। अब तब तक लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओगे जब तक MRMC के बराबर ना हो जाए। जैसे ही MRMC के बराबर हो गया, 10 रुपये मार्जिनल कॉस्ट, 10 रुपये मार्जिनल रेवेन्यू, आपको नॉर्मल, भैया नुकसान यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट की नेचर क्या चल रही है, राइजिंग ऑर्डर में चल रही है। अगर आपने फैक्ट्री में अगला यूनिट बनाया तो मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपये से ज़्यादा आएगी, मार्जिनल रेवेन्यू रिमेनिंग द सेम, तो अगला यूनिट बनाने से घाटा हो जाएगा, जो हमारे इस प्रॉफिट को जो ब्लू कलर से दिखाया है इसको कम कर देगा। तो अगला यूनिट बनाओगे ही नहीं आप, और यहीं आके रुक जाओगे। यहाँ पर आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, जिसको हमने ये ब्लू कलर से मार्क करके दिखाया है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, फैसला हो गया, फैक्ट्री में n यूनिट्स डेली प्रोड्यूस होंगे, डेली इतना ही बनेगा, इससे कम बनाओ प्रॉफिट कम, इससे ज़्यादा बनाओ प्रॉफिट कम। अरे बात समझ में आ रही है? ज़्यादा बनाने पर भी प्रॉफिट कम। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो भैया शर्त याद कर लो, MRMC के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, MCMR को राइजिंग ऑर्डर में काटना चाहिए। अगर फॉलिंग ऑर्डर में काट रहा है तो सिर्फ घाटा बुक हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन याद कर लो। बात एक बार ही बोल के ख़त्म करता हूँ। Producer equilibrium is a psychological phenomena where producer obtain the maximum level of profit. According to MRMC approach, it is possible when MR is equal to MC and MC cut MR from the below. It leads to settlement of output produced by the producer, which cannot argue to change. Jitesh, repeat. Producer equilibrium is a psychological phenomenon in which producer obtain the maximum level of profit. According to MRMC approach, MR is equal to MC and MC cut MR from the below, It which leads leads to settlement of units which cannot argue to change. बढ़िया। तो बच्चों यही बात, लैंग्वेज एज इट इज, कंडीशन एज इट इज, सिर्फ डायग्राम की पोजीशन बदली है क्योंकि अजम्पशन चेंज हो गई है। अजम्पशन दूसरी वाली, when price falls with the rise in the level of output, in that situation आपने याद करा है AR and MR both are falling but MR faster than AR, तो हमें तो MR बनाना है। MR आपको मालूम है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, MC का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर जहां MR MC को काट रहा है और MC MR को राइजिंग ऑर्डर में काट रहा है, फैसला हो गया M यूनिट ऑफ आउटपुट फैक्ट्री में बनेगा, जिसे किसी भी हालत में नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। सुरेंद्र याद हो गया? एक बार वापस। पैराग्राफ वही है, कंडीशन वही है, सिर्फ डायग्राम में मार्जिनल रेवेन्यू की पोजीशन बदल रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन अजम्पशन। अजम्पशन क्या चेंज हुई है? अब की बार अजम्पशन लगाई है प्राइस फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसी कंडीशन में आपने याद करा है हमेशा MR AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, जिसमें MR इज लेस देन AR। तो मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग MR की सिचुएशन बना दी। MR MC यूनिवर्सल होता है, यू शेप, और फिर आपको याद है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की थ्योरी डिट्टो एज इट इज क्या, जिस पॉइंट पर MR MC को काटे। दूसरी बात, MC MR को राइजिंग ऑर्डर में काटे, बिल्कुल डिट्टो सेम पैराग्राफ है। वहाँ आउटपुट का सेटलमेंट हो रहा है M यूनिट्स का, फैक्ट्री में उतना ही बनेगा क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। इससे आगे जाएंगे तो ये लॉस इस प्रॉफिट को कम करेगा, इससे पहले रुकेंगे तो भी प्रॉफिट कम होगा। तो फैक्ट्री किसी भी हालत में इस पोजीशन को बदलना नहीं चाहेगी, नोन एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सेम थ्योरी, सेम कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 MR इज इक्वल टू MC, कंडीशन नंबर 2 MC कट MR फ्रॉम द बिलो। It leads to settlement of units produced by the producer which cannot argue to change. सुरेंद्र, पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से बोलना है जी? हाँ बोलो एक बार दोबारा। Producer equilibrium is a psychological phenomena in which the producer attains the maximum profit according to MRMC approach. When the price falls with rising output, MC is equal to MR, and MC cuts the MR from below, like rising trend. When MC is rising, it cuts the MR. It leads to settlement of output produced by the producer, but does not argue with. बढ़िया जी, बढ़िया। तो MRMC अप्रोच खत्म, चर्चा करते हैं TRTC अप्रोच की। TRTC अप्रोच कुल मिला के सेटलमेंट हो रहा आउटपुट का, जिसको हमने नाम दिया है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू का मीनिंग कौन बताएगा?
टोटल रेवेन्यू, अनुषा, टोटल रेवेन्यू। Total collection from the sale of a commodity is known as total ड्यूरिंग द revenue. गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल जी। टोटल कॉस्ट, अनुषा, टोटल कॉस्ट, टोटल, अनुषा बोलो। Total quantity of a commodity. ये गड़बड़ क्यों हो रही है भैया? टोटल कॉमोडिटी कहाँ से आ गई? टोटल कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं। अरे भूल गया बच्चा। भैया ये काम कैसे गड़बड़ चल रहा है? अरे टोटल कॉस्ट अभी तो याद कराया पिछला चैप्टर। दुनिया भर के तरीके हैं आपके पास, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्लस नॉन अकाउंटिंग। कहाँ गया बच्चा? भैया ये कुंदन बोलो, टोटल कॉस्ट एग्रीगेशन ऑफ। Sir, it is the total expenditure which to produce an output. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म बोल सकते हो। आउटले कॉस्ट का नाम आपने याद करा है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट याद करा है, अकाउंटिंग प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट याद करा है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट याद करा है। कहीं से भी बोल सकते हो। अरे यश बात क्लियर है? यश, हाँ भैया। मेरा क्वेश्चन है यश से, भैया टीआर अगर टीसी के बराबर हो जाए तो इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं? सबको याद कराया मैंने। यश, अरे कहाँ गए? टीआर टीसी के बराबर हो जाए। सुरेंद्र, ब्रेक इवन पॉइंट। भैया बाकी कहाँ है बच्चे? टीआर टीसी के बराबर हो जाए तो फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। ये कॉमन फिनोमिना है पूरी दुनिया के सभी प्रोड्यूसर्स का। इसे नाम दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। दो कंडीशन याद करा थी एग्जाम के लिए। पहली कंडीशन है, अरे दोनों की दोनों एक साथ नहीं लगती, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में हो सकती है। पहली वाली टीआर बराबर है टीसी, और दूसरी कौन बोलेगा? अरे बोलो भाई। AR बराबर है AC। AR AR बराबर है। और जब ये बात चल रही है तो हाथ की हाथ शट डाउन पॉइंट की बात पूछ लेता हूँ। नॉर्मली फैक्ट्री घाटी में भी फैक्ट्री को, लॉस में भी फैक्ट्री को चलाएगी, और वो घाटे की सिचुएशन क्या होगी कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी? घाटे में वो सिचुएशन बताओ जब फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी। शट डाउन पॉइंट पूरी क्लास दो कंडीशन याद कराइए, एक अप्लाई होनी चाहिए, दोनों एक साथ होने की जरूरत नहीं है। बट पेपर में कौन सी लिखी आएगी उसके लिए दोनों याद करने हैं। बताओ कोई भी। Total revenue is less than equal to TVC. क्या बोला है? दोबारा बोलेगा बच्चे, गलत बोल रहा है। यश दोबारा बोल। Total revenue greater than is equal to TVC. ओ भाई ग्रेटर देन नहीं, fixed cost. Fixed cost. लेस देन एक। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन इक्वल टू, अब बोलो कोई भी। जितेश, FC। TVC. हाँ हाँ अब ठीक है भैया। ये तुम कहाँ तुक्के? पेपर में टोकने वाला तो कोई मिलने वाले नहीं है, नंबर जाएंगे भैया, क्यों नुकसान कर रहे हो? टोटल रेवेन्यू लेस देन इक्वल टू टीवीसी, और दूसरी बात बोलो, प्राइस लेस देन इक्वल टू, अरे बोलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये गड़बड़ मत करना भैया। तो भैया टीआर और टीसी बराबर हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट। हमारा टारगेट है प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, तो हम नॉर्मल के अलावा अब नॉर्मल कमाना चाह रहे हैं। तो कंडीशन सामने लिख दी है बच्चों। जब टीआर और टीसी के बीच का गैप, अरे टीआर टीसी से बड़ा हो जाए तो अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। मयूरी ये बात समझ में आ गई? टोटल कॉस्ट टीआर के बराबर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से बड़ा हो जाएगा तो अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। मयूरी सर नहीं समझ आया। अच्छा दोबारा समझाता हूँ, पहले ये याद करो। अगर टी आर टी सी के बराबर हो जाए तो इट इज ए सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, बोले तो फर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। मयूरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन 10 रुपए की टोटल कॉस्ट है, अगर टोटल रेवेन्यू 50 रुपए का हो जाए तो टी आर टी सी से बड़ा हो गया, तो ये जो 40 रुपए फालतू मिले ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट, यस सर। इस दुनिया का हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए, और जिस पोजीशन पे अब नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है फैक्ट्री में उतना ही प्रोडक्शन होगा, ना कम ना ज्यादा। इतनी बात समझ में आ रही है मयूरी को? यस सर।
इस अब नॉर्मल प्रॉफिट को टेक्निकली इकोनॉमिक्स में पाई बोला जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को टेक्निकली क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी बोलो जी। पाई। पाई। तो टी आर देखो, टी आर टीसी से बड़ा है। अरे टी आर माइनस टीसी क्या होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ गया, पाई। अरे पाई बोले तो अब नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला क्लियर हो गया। अनुषा, Yes. अरे पाई बोले तो अब नॉर्मल प्रॉफिट, जब टी आर और टी आर बड़ा होगा टीसी से तो उसका डिफरेंस अब नॉर्मल प्रॉफिट है। मयूरी ये क्लियर हो गया? यस सर। तो बस यही कंडीशन याद करनी है, डायग्राम दिखा रहा हूं। टी आर टी सी अप्रोच, बस एक ही कंडीशन याद करनी है। इस दुनिया का प्रोड्यूसर ये चाहता है कि कलेक्शन शुड बी मैक्सिमम एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमम। यश मेरी बात समझ में आ रही है? टी आर मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। जितनी कॉस्ट कम से कम और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी पाई होगा। समझ में आता है? हाँ भैया। टीआरटीसी अप्रोच में हर व्यक्ति चाहेगा एज ए प्रोड्यूसर कॉस्ट शुड बी मिनिमम, यानी टीसी कम से कम, और रेवेन्यू शुड बी मैक्सिमम। और जितना ज़्यादा टीआरटीसी के बीच का गैप होगा उतना ज़्यादा अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और उस पोजीशन में फैसला हो जाएगा वो फैक्ट्री में कितना बनाएगा, जिसे किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहेगा। नीचे डायग्राम चेक करो, कंडीशन ध्यान से देख लेना। प्राइस रिमेनिंग द सेम, जब प्राइस सेम होता है तो टीआर बताओ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मयूरी। यस सर। तो बच्चों कंडीशन है प्राइस रिमेनिंग द सेम। टीआरटीसी में कॉस्ट तो यूनिवर्सल है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। टोटल कॉस्ट सबको मालूम है कहाँ से शुरू होगी, फिक्स कॉस्ट से। अरे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जहाँ एफसी होता है वहीं पर टीसी होता है। अनुषा बात याद आ रही है? Yes. Sir. और ये मैंने बना दिया रिवर्स एस शेप। अरे याद है टोटल कॉस्ट सबको? अनुषा, Yes. Sir. और टोटल रेवेन्यू अंडर द अजम्पशन व्हेन प्राइस रिमेनिंग द सेम, टीआर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यश ये क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर हो गया? हाँ भैया। इस डायग्राम में पॉइंट नंबर बी नजर आ रहा है? यश पॉइंट नंबर बी हाँ भैया। टीआरटीसी के बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया यश? हाँ भैया। ये टी पॉइंट नजर आ गया, टी टी हाँ भैया। टीआरटीसी के बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? यश आगे बोलूं? हाँ भैया। अब मैं अलग से बीच वाली लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं। हमें देखना है टीआर बड़ा और टीसी सबसे कम हो, यानी डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ मैंने लाइन आपके लिए खींची है, ये येलो कलर से हाईलाइटर चलाया है। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, टीआर और टीसी के बीच का गैप सबसे ज़्यादा है। यस नज़र आ रहा है डायग्राम में? टीआर और टीसी के बीच का गैप सबसे ज़्यादा है, यानी अब नॉर्मल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। यश, हाँ भैया। तो जिस पॉइंट पर फैक्ट्री में अगर हम इतना बनाएं तो ऐसी कंडीशन में टीआर और टीसी के बीच का गैप सबसे ज़्यादा है। फैसला हो गया फैक्ट्री में इतना ही बनेगा जिसे वो किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम। इट इज ए पोजीशन ऑफ अब नॉर्मल प्रॉफिट। It leads to settlement of output produced by the producer which cannot argue to change. जितेश बात समझ में आ गई? हाँ भैया। मैं एक बार लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसके बाद सुनूंगा। Producer equilibrium is a psychological phenomena where producer obtain the maximum level of profit according to TR-TC approach. It is possible when the difference between TR and TC should be maximum. It leads to settlement of output produced by the producer which cannot argue to change. कौन बोलेगा? मयूरी? Producer equilibrium is a psychological phenomena in which producer obtain maximum level of profit in TRTC. TRTC approach. Difference between TR and TC. TC become maximum. It leads to settlement Of output. sold by the producer, which I do not argue to change. बढ़िया। अनुषा क्लियर हो गया बच्चे? Yes. Sir.
यही बात दोबारा चल रही है, कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। अब की बार कंडीशन क्या है, प्राइस कंटिन्यूसली फॉल्स विद द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। और आपने याद कराया जब प्राइस लगातार घटेगा तो ऐसी कंडीशन में ए आर एंड एम आर दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जब ए आर और एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो टी आर कैसा होगा, अरे अभी अभी बताया था यश। कैप शेप। तो ये कैप टाइप मैंने बना दिया, टी आर स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया, ये कैप टाइप बना दिया टी आर। टी सी आपको बचपन से ही बताया गया यूनिवर्सल है, रिवर्स एच शेप स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। और इस डायग्राम में 2 पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट के हैं, यस नजर आ गया, रेड कलर से मार्क करें ब्रेक इवन पॉइंट्स। हाँ भैया। अब जहां सबसे ज्यादा गैप है टी आर और टी सी का, अरे एच और जी के बीच में, तो यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है, जिसे बोल रहे हैं पाई बराबर है टी आर माइनस टी सी। ऐसी कंडीशन में सेटलमेंट हो गया, फैक्ट्री क्या वो यूनिट ऑफ आउटपुट बनाएगी जिसे बदलना नहीं चाहेगी, बिकॉज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। यश क्लियर है? हाँ भैया। रिपीट करो ये सारी बात, लैंग्वेज। Producer equilibrium is a psychological phenomenon in which producer obtain the maximum level of profit according to TR/TC approach. Difference between TR and TC should be maximum. It leads to settlement unit of output which can be produced by the producer, which cannot be argued to change. बढ़िया। तो मेरा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हमने याद करा है, एक बार जल्दी से बोलते हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आप डिमांड सप्लाई में ऑलरेडी कंक्लूजन के नाम से टॉपिक करके आए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन, अरे याद होगा जितेश, बोलो जरा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस price settled by the free forces of through the free forces of market demand and market supply. at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied. अनुषा रिपीट करो। Equilibrium price is a price which is determined by the free forces of demand and supply at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied. बढ़िया बात, तो सबको याद हो गया होगा। महक खंडेलवाल दोबारा बोलना, इक्विलिब्रियम प्राइस। Equilibrium price is a price determined by the free forces of demand and supply, where quantity demanded is equal to quantity supplied. बढ़िया बात। अच्छा, यहाँ एक कंक्लूजन वाली बात ये बताओ, जब भी शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से पूरी क्लास। शॉर्टेज में प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, और सरप्लस में प्राइस घटेगा। घटेगा, ये याद रखना जी। तो भैया ये सब ने हमने डिमांड सप्लाई के कंक्लूजन में याद करा, एमसीक्यू में वहाँ भी आए थे, यहाँ भी लगा सकता है वो। तो चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, तो एक बार जल्दी जल्दी बस डायग्राम पढ़ने का काम सबने याद करा है। व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू डी1, न्यू डिमांड कर्व कट सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1 वेयर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अरे यश याद आ रहा है? हाँ भैया। इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज मैं मार्केट का चैप्टर शुरू करवाना चाह रहा हूँ, यानी परफेक्ट कंपटीशन शुरू करना चाह रहे हैं। मैं खंडेलवाल, याद है बात? Yes sir. बट बुक में इसी सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ अवेलेबल है दोबारा तो चर्चा करनी जरूरी है। आपने याद करा है, सब बिल्कुल वैसे ही रिवर्स सेक्शन है। व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम डी टू डी1, न्यू डिमांड कर्व डी1 कट सप्लाई कर्व एस एट पॉइंट E1 वेयर इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस विद द फॉल इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगला वाला आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट है? अनुषा रिपीट। अनुषा बोलो बच्चे। तो पैराग्राफ बोलना है। हाँ, अरे कहाँ गया जितेश, आप बोलो। When there is when there is an increase in supply curve shift rightward, so the equilibrium price shift from E to E1, the equilibrium price will fall from P to P1 and quantity demanded increase. क्वांटिटी डिमांडेड मत लिखना, मैं बोल देता हूँ जी। अरे डिमांड और सप्लाई यूज नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, बस ये दो शब्द। Equilibrium quantity increase from Q to Q1. मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम S टू S1, न्यू सप्लाई कर्व S1 कट डिमांड कर्व एट पॉइंट E1 वेयर इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सुरेंद्र याद है? हाँ भैया।
Similarly, अरे वाइस वर्सा कर रहा हूँ, when there is a decrease in supply, supply curve shift leftward from S to S1, new supply curve S1, cut demand curve at point E1, where equilibrium price increases with, अरे डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, with decrease in equilibrium quantity. ये क्लियर है जितेश? हाँ भैया। अंतिम टॉपिक, इक्विलिब्रियम प्राइस का इफेक्ट। बच्चों दो चैप्टर में डाटा अवेलेबल है, एक डिमांड सप्लाई का कंक्लूजन जिसको एमसीक्यू में उन्होंने कैरी वहां भी करा हुआ है और यहाँ पर भी कैरी कराएगा। यहाँ पर टॉपिक थोड़े ज़्यादा मज़ेदार चलेंगे, ज़्यादा मज़ेदार। तो साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं मेरे इस डायग्राम में। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइस रिमेनिंग द सेम, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। ये 3 डिफरेंसेस हैं। प्राइस सेम रह सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन अगर वो कहे सिमिलरिटी क्या है तो तीनों डायग्राम में सिमिलरिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हो रही है। तो मैं इन तीनों को कंक्लूड कर देता हूँ। इन तीनों में कॉमन बात क्या है, डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं। पहला डायग्राम देखें, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। यश याद हो गया, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। यश? हाँ भैया। In that situation, equilibrium price remaining the same with the increase in equilibrium quantity. यश क्लियर हो गया? हाँ भैया। जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ी, नो शॉर्टेज, नो सरप्लस, सो प्राइस रिमेनिंग द सेम। बट डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ गई हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा वाला डायग्राम देखो, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड बढ़ गई 50 बैग, सप्लाई बढ़ी 10 बैग, तो बताओ सरप्लस की पोजीशन है या शॉर्टेज की? जल्दी बोलो पूरी क्लास। शॉर्टेज। तो कंक्लूजन आ गया, प्राइस इंक्रीजेस विद साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कंक्लूजन भी बोला है मैंने, शॉर्टेज के चलते प्राइस बढ़ रहा है, वो टॉपिक को रिलेट कराएगा। अगली बात, व्हेन देयर इज ए तीसरा डायग्राम, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड बढ़ी 10 बैग, सप्लाई बढ़ गई 50 बैग, बताओ सरप्लस या शॉर्टेज? जल्दी। सरप्लस, जिसकी वजह से प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अरे क्लियर है तीनों? हाँ भैया। मैं कंडेलवाल क्लियर? यस सर। तो खेल शुरू कर रहे हैं मार्केट का। सबसे पहले मार्केट का मीनिंग, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। हर्ष रिपीट। मार्केट, हर्ष। मयूरी आप बोलो मार्केट का मीनिंग। Market is a place where buyers and sellers are get together for sale and purchase of a commodity. अब आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आते हैं, चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। सबको याद है, हम ऑलरेडी प्रोडक्शन और कॉस्ट के टॉपिक में करके आए हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट। Short period is that period in which some factors of production are fixed and others are variable. Long period is that period in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent. Very long period is that period in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent with any direction. कोई एक बच्चा चारों बोलो जल्दी से। इसका स्लाइड मैंने अलग से बनाया नहीं है, बट पेपर में एमसीक्यू में लगता है। जितेश? Very short period is that period in which all the factors of production are fixed. Short period is that period in which some factor of production are fixed and other are variable, so production can be changed up to some extent. Long period is that period in which some factor of production is fixed and other are variable, so production can be changed up to, in which all the factor of production are variable, so production can be changed up to any extent. Very long period is that period in which all the factor of production are variable, so production can be changed up to any extent with any direction. अब हम टॉपिक कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू एरिया। क्या बोला है जितेश? बोलो दोबारा। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया, ये भी टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। लोकल मार्केट, स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। रिपीट करो जितेश, मैंने क्या नाम बोले? लोकल मार्केट, स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया किस मार्केट का? इंटरनेशनल मार्केट का। सबसे छोटा लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में आपके मोहल्ले में कोई दुकान है ब्रेड बेचने वाली, ब्रेड समझते हो ना बच्चे?
हाँ हाँ, तो लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट में लोकल एरिया से, उसी लोकल एरिया से ही खरीदने वाले हैं, उसी लोकल एरिया से ही बेचने वाले हैं। कोई दूसरी दूसरी स्टेट से या कोई स्टेट के दूसरे कॉर्नर से को ना खरीदने आता ना बेचने आता। तो लोकल मार्केट इज ए प्लेस वेयर द, अरे बोलो कौन बोलेगा, लोकल The पीपल्स आर buyers and गेट sellers. लोकल पीपल्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। क्लियर है, वही खरीदने वाले हैं उस इलाके के और वही बेचने वाले हैं। सुरेंद्र क्लियर हो गया? हाँ भैया। स्टेट मार्केट अभी थोड़ा बाजार, अरे अकॉर्डिंग टू एरिया चल रहा है, एरिया थोड़ा बड़ा हो गया। पूरी दिल्ली का बाजार, कोई कॉमन नाम बता दो जी जहां पूरी दिल्ली से लोग खरीदने बेचने आ रहे हैं। भैया जाजपुर मार्केट। आजादपुर मार्केट बोल सकते हो, करोल बाग में अजमल खां रोड का बाजार बोल सकते हो, जहां अगर 1000 शॉपकीपर हैं तो वो पूरे पूरे दिल्ली से आ रहे हैं अपनी शॉप पे चीज़ों को बेचने के लिए, और पूरी दिल्ली से लोग खरीदने के लिए आते हैं। स्टेट मार्केट वे पीपल्स आर गेट टुगेदर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द होल स्टेट। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं हम, फिरोजाबाद, यूपी में फिरोजाबाद फेमस फॉर द कांच, वैसे तो बैंगल्स के लिए फेमस है, बट कांच की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कांच से बनने वाले सामान की फिरोजाबाद के अंदर है। पूरे पूरे हिंदुस्तान से बायर्स और सेलर्स, सबसे सस्ता खरीदना है कांच का सामान तो कहाँ जाएंगे? फिरोजाबाद। ऐसे ही डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग और उससे रिलेटेड ज्वेलरी सबसे सस्ती पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिलती है? कौन बताएगा? गुजरात, सूरत। कहाँ मिलती है बच्चों? सूरत में। सूरत में। तो ये क्या है? नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी बेची जाती है और गोल्ड के बिस्कुट खरीदे बेचे जाते हैं। अरे बोलता ही UAE. यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? जहाँ गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं लगता कोई भी। तो इंटरनेशनल मार्केट फॉर द सेल, जहाँ सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द होल वर्ल्ड। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो ताइवान, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इंटरनेशनल बाजार दूसरा सिंगापुर, अलग अलग मार्केट्स बोल रहा हूँ, सब इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। सिंगापुर, ताइवान, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। गोल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में गोल्ड सिटी किसे कहा जा रहा है? दुबई को। अरे क्लियर है सुरेंद्र? क्लियर है इंटरनेशनल मार्केट? हाँ भैया। where buyers and sellers are get together for sale and purchase of a commodity from the whole world। और अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। अकॉर्डिंग टू कंपटीशन तो दो मेजर पार्ट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्लासिफिकेशन करें तो क्या बनेगा? मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो टोटल हो गए, सामने मैंने लिख दिए हैं 5, और ये अकॉर्डिंग टू स्केल। मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनो बोले तो सिंगल, पोली बोले तो सेलर। जब बेचने वाला, अरे मैंने लिख दिया है सामने, मोनोपोली सिंगल सेलर, डिओपोली, डिओ बोले तो टू, डिओ बोले तो टू, पोली बोले तो सेलर। ओलिगोपोली, ओलिगो बोले तो फ्यू, पोली बोले तो सेलर। बेचने वाला एक, मोनोपोली। 2, डिओपोली। कुछ ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कितने होते हैं यश? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट काउंटेबल। यश बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ये मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कलेक्टिवली नोन एज इम्परफेक्ट कंपटीशन। और आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन। इसको अलग से बिल्कुल रखा गया है क्योंकि ये इस दुनिया में कभी भी घटना ना घटी, ना है और ना कभी होगी, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि इस दुनिया के हर बाजार का टारगेट है कि बाजार परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है डिक्शनरी में, सिंपल भाषा में, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नो चीटिंग। ऐसा बाजार, अरे हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है राम राज्य होना चाहिए। मयूरी बात समझ में आ रही है? राम राज्य। Yes, sir. अब राम राज्य एक स्लोगन है, ऐसा नहीं है कि वो राम जी तीर कमान वाले यहाँ पर आएंगे और देश को कंट्रोल करेंगे और सीता माता वन में जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ एक स्लोगन दिया जा रहा है कि ऐसा कहा जाता होगा कई ग्रंथों में कि उस जमाने में प्रजा खुश थी।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश कैसा होना चाहिए, मार्केट कैसी होनी चाहिए, जहाँ किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इक्वल इनकम हो, हर किसी को उतना ही मिले जितनी उनकी कैपेसिटी है, भेदभाव ना रखा जाए, इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो पढ़ा क्यों जा रहा है? तो हमारा टारगेट है, ना कभी ऐसा था, ना है, ना कभी कौन बोलेगा होगा। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। तो हम परफेक्ट कंपटीशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम उसके नज़दीक पहुंच जाएं, सोसाइटी में जितना इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस कर दें, जितना किया जा सके। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, डेवलप्ड का मतलब इनइक्वालिटीज़ कम है, तो हम उसको रिड्यूस कर दें। परफेक्ट कंपटीशन की तरफ हम अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जहां लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसीलिए हम इस मार्केट को पढ़ते हैं। और एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसा बाजार होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके क्लासिफिकेशन में मोनोपोली, सिंगल सेलर, डिओपोली, टू सेलर, ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स बट लार्ज इन साइज, monopolistic competition, large number of sellers but small in size, perfect competition, इनफाइनाइट सेलर्स, इतने ज्यादा जिन्हें कि पूरी दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई एट प्रेजेंट। यश, कितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में? 8 बिलियन। 8 बिलियन आबादी हो गई बच्चों। हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी हो गई करीब करीब। तो इससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकते ना, तो हम सबको गिन पा रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता ना जिसे गिना ही नहीं जा सके। मयूरी को बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वो मार्केट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं लेकिन अनरियलिस्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन फीचर्स बचपन में याद कराए थे, आपके सामने 10 सेकंड का समय सुनना चाहूँगा, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करेंगे। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इतने ज़्यादा बेचने वाले, वेरी लार्ज का मतलब अनकाउंटेबल, गिना ही ना जा सके। मेरे पास समझाने के लिए कोई स्टोरी नहीं है, और समझना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ एक फर्म की सिचुएशन समुद्र की बूंद के समान। सुरेंद्र, मेरा क्वेश्चन है, समुद्र की बूंदें नाप सकते हो कितनी बूंदें हैं? नहीं भैया। तो इसीलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक फर्म बोले तो समुद्र की एक बूंद, और समुद्र की बूंदें नापी नहीं जा सकती। तो यही कहना चाह रहा हूँ, इतने ज़्यादा बेचने वाले जिन्हें गिना ना जा सके, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। जोर से बोलो। अनुषा, समय समाप्त। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। large number of buyers and sellers, homogeneous product, बच्चे रुक जाओ, लार्ज क्यों बोल रहे हो? लार्ज तो मोनोपोलिस्टिक में होता है, लार्ज का मतलब गिना जा सके। मैंने वेरी लार्ज बोला है, अनकाउंटेबल। very large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, perfect knowledge, perfect mobility, no transportation cost, price is a firm is a price maker and ना ना, गड़बड़ गड़बड़। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। डिमांड कर्व और याद कर लो, डिमांड कर्व ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक। जल्दी बोलो, मैंने 8 फीचर बोल दिए, अब की बार जितेश बोलेगा। 8 के 8 फीचर्स, सीक्वेंस सेम। Very large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry, exit, perfect competition, perfect knowledge, perfect mobility, no transportation cost, industry is the price maker, firm is the price taker, demand curve is perfectly elastic. डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। एक बारी कोई और। मयूरी, 8 फीचर्स। Very large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry and exit, perfect knowledge, perfect mobility, no transportation cost, firm is the price taker. गड़बड़ Taker. गड़बड़। Price taker. Firm is the price taker, which is settled by the industry, or demand curve always perfectly elastic. बढ़िया बात, बढ़िया बात। तो याद हो गया भैया, वो फीचर्स 3 ठीक लिखेगा, एक गलत ऑड मैन आउट कराएगा, या एक ठीक बाकी 3 गलत। और गलत का मतलब दूसरे मार्केट के लिखेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इनकी चर्चा कर ही देते हैं। तो अभी मैंने बोला था पहला फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वेरी लार्ज का मतलब इतने ज़्यादा जिन्हें गिना ना जा सके। कहानी समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है।
और इसका इम्प्लीकेशन याद कर लो भैया, पेपर में एमसीक्यू में आएगा डाटा, ताकि आप उसे टिक कर सको, नॉलेज होनी चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन में इतने ज़्यादा बेचने वाले जिन्हें गिना ना जा सके, इसकी वजह से क्या होता है, फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऐसी कंडीशन में इस फीचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, प्राइस होमोजीनियस और रिमेनिंग द सेम। इसमें कोई भी फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया सुरेंद्र? हाँ भैया। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये बेचने वाले अनकाउंटेबल सेलर्स और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कमोडिटी विच हैव नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कलर, साइज, पैकिंग, नेम एंड इट्स प्राइस, नोन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये सारी फर्म एक जैसी वस्तु का निर्माण कर रही हैं, जिसमें रंग, रूप, कीमत और नाम के आधार पर कोई भिन्न और भेद नहीं होता है। समझाने के लिए कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास। आज की इस दुनिया में इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लोग एक जैसी वस्तुएं बनाते हैं तो भी पैकिंग बदलकर, एडवर्टाइजमेंट बदलकर, आफ्टर सेल सर्विसेज और दाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। तो हमारे देश में कारें बिक रही हैं, 4 पहिए वाली है सारी गाड़ियाँ, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, मॉडल अलग अलग है, दाम अलग अलग है, फीचर अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन देखने में सब कॉमन है, कार है। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? बोले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो इस बाजार में नहीं हो सकता। ऑल द फर्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कमोडिटी विच हैव नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टिंग टोंग टिंग, टेस्ट, कलर, साइज, पैकिंग, नेम, प्राइस एक्सेट्रा। और जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यूनिफॉर्म प्राइस। जब सारी दुनिया एक जैसी वस्तु का निर्माण कर रही है जिसमें कोई फर्क ही नहीं है, फर्क होगा तो दाम बदलेंगे, फर्क ही नहीं है तो दाम बदले नहीं जा सकते। इफेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये बात बढ़िया है। इस बाजार में कोई भी फर्म फैक्ट्री बंद करके जा सकती है और नई फैक्ट्री लगा सकती है। यहाँ ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, हर किसी को मालूम है फैक्ट्री में गुड्स कैसे बनते हैं, कितने के बनते हैं और कितने के बिकते हैं। कोई भी फैक्ट्री को बंद करके भाग सकता है, कोई भी नया प्लांट लगा सकता है। ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। जिसका इफेक्ट याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अनुषा, ये नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ रहा है? कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। बोले तो टी आर बराबर है एसी के और ए आर बराबर है एसी। तो परफेक्ट कंपटीशन में हर फर्म ब्रेक इवन पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करती है। बोले तो टी आर बराबर है टीसी या ए आर बराबर है एसी। बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट इज ए नॉर्मल फिनोमिना ऑफ जल्दी जल्दी परफेक्ट कंपटीशन। फर्म को क्या मिल रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। कभी बाय मिस्टेक अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाए तो नई फर्म बाजार में एंटर होने लग जाए। अरे अब नॉर्मल प्रॉफिट मोटिवेट न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। जैसे ही अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, बाजार में नई फर्म आने लग जाएगी ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ेगा और अब नॉर्मल प्रॉफिट खत्म। अगर बाजार में अचानक किसी फर्म को घाटा होने लग जाए तो घाटे होने के चलते फ्री एंट्री एंड एग्जिट का फीचर चल रहा है, वो फर्म बाजार से गायब हो जाएगी, फर्म की संख्या कम होगी, कंपटीशन कम होगा, प्राइस शूटअप होगा, ताकि सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट में एंटर हो जाएं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट इज द लॉन्ग रन फिनोमिना। शॉर्ट पीरियड में अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चेंज होने से किसी फर्म को अब नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है। नॉर्मल पोजीशन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। किस फीचर की वजह से हो रही है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से। और नॉर्मल प्रॉफिट को नाम बदल के क्या टिक कराएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। कंडीशन बोले तो ए आर बराबर है एसी या टी आर बराबर है टीसी। चेतन ने बात समझ में आ रही है? यस सर। परफेक्ट नॉलेज, तो यहाँ पर बायर और सेलर को कॉमोडिटी के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उसकी प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। बोले तो चीटिंग नॉट पॉसिबल। कई बार हम ये भी नहीं बोल सकते चीटिंग है, चीटिंग ना बोल के हम ये बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अरे आपने कोई चीज़ 12 रुपये वाली 15 में खरीद ली, तो वो इसीलिए खरीद ली क्योंकि आपको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि वो 12 रुपये की मिल सकती थी। आपने नकली खरीद लिया क्योंकि नॉलेज की कमी थी, असली क्या होता है यही नहीं पता था। आलू की जगह टिंडे खरीद लाए क्योंकि पता ही नहीं था आलू और टिंडे में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या है, जब नॉलेज की कमी होती है तो गड़बड़ होती है। महंगा खरीदते हो, घटिया खरीदते हो, नकली खरीदते हो, कम खरीद के लाते हो, ये सब क्या है, एब्सेंस ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लेकिन यहाँ अजम्पशन लगी हुई है
कि सोसाइटी में हर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी सो नो वन कैन चीट, जिसका इफेक्ट है यूनिफॉर्म प्राइस। अरे जितेश क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर जस्ट लाइक द गॉड। गॉड की बात कर रहा हूँ। अरे गॉड का ही अता पता नहीं है तो इस बाजार का कहाँ से अता पता होगा? तो बात ऐसी बोली जा रही है कि वस्तु, दुनिया में क्या होता है, वस्तु एक जगह जहाँ से फैक्ट्री में बन रही है वहाँ सस्ती होती है, और जितना वो वहाँ से दूर जाती है तो चूंकि वहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है, स्केर्सिटी के, अरे ऐसे समझो एप्पल कश्मीर में 20 रुपए किलो, दिल्ली में 100 रुपए किलो, आप सब ने याद करा है। तो कोई भी क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रियों में सबसे सस्ता, अरे हिंदुस्तान में अब तो 100 रुपए को क्रॉस कर गया बच्चों। यश हाँ भैया कर चुका है। कर चुका है। तो ये क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी का टॉपिक नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ सस्ती, जहाँ पर नहीं है ड्यू टू स्केर्सिटी, तो परफेक्ट मोबिलिटी कहीं पर भी नहीं है रियल लाइफ में। तो ये कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर, और साथ में परफेक्ट नॉलेज भी चल रहा है। वस्तु हर जगह है, सबको परफेक्ट नॉलेज है, तो कोई भी चीट नहीं कर सकता। सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस इफेक्ट है सब जगह दुनिया में, उस वस्तु का यूनिफॉर्म प्राइस। अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। क्लियर है बच्चों? जितेश? हाँ भैया। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों? अगला फीचर क्या याद करा है? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब वस्तु हर जगह अवेलेबल है, सबको परफेक्ट नॉलेज है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एडिशनल एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं कर सकता। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगली बात फीचर्स की, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री बोले तो वो लाखों मांगने वाले, वो लाखों मांगने वाले गिने नहीं जा सकते। अनकाउंटेबल बायर्स हैं, अनकाउंटेबल सेलर्स हैं। अनकाउंटेबल बायर्स की डिमांड को बोलते हैं मार्केट डिमांड, अनकाउंटेबल सेलर्स की सप्लाई को क्या बोल रहे हैं? मार्केट सप्लाई। तो ये इंडस्ट्री में वो हजारों मांगने वाले और बेचने वाले थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर है, मार्केट का, इंडस्ट्री का प्राइस सेटल हो रहा है। तो सबने याद करा था इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। कैसे? फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। सो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। ऑल द फर्म्स बाउंड टू एक्सेप्ट द, अरे बाजार में प्राइस सेटल हो गया, मान लिया 10 रुपए, तो वो सारी फर्म उस बाजार में 10 रुपए पर ही चीज़ों को बेचने के लिए बाउंड हैं, चाहे बिके ना बिके, 0 बिके, 1 बिके, 2 बिके, 10 बिके, लाख बिके, करोड़ बिके, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए सेटल बाय द इंडस्ट्री। तो प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री, ऑल द फर्म्स bound to accept the price settled by the industry. In that situation price constant है, सबने याद कर लिया पुराने टॉपिक में। In that situation AR is equal to MR parallel to X axis। AR कर्व को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, AR कर्व को डिमांड कर्व भी बोलते हैं। याद आ रहा है अनुषा? AR कर्व प्राइस लाइन या डिमांड कर्व? Yes, sir. और आपको मालूम है अगर AR कर्व को मैं डिमांड कर्व मान लूँ तो डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी याद कराया। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज, बोलो, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। मुझे परफेक्टली इलास्टिक का लैंग्वेज चाहिए। जितेश रिपीट करो, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? It is the unrealistic situation of the market where quantity of a commodity goes up to infinity without change its price. In that situation, demand curve is parallel to x-axis. बढ़िया। अगली क्लास में चैप्टर का बढ़िया खेल शुरू होगा बच्चों। अभी समय की लिमिटेशन, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।